हाँ जी, गुड इवनिंग भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास की क्लास आरंभ करने वाले हैं। राजस्थान की हिस्ट्री जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और राजस्थान के संदर्भ में चीज़ों को समझने के लिए अब हम चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा का जब हम पैटर्न की बात करें, तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री का हमें अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। चाहे वह आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएँ हों या वह आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएँ हों। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अपकमिंग राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है, चाहे हम बात करें एलडीसी की, सीईटी की, पटवारी, वीडियो, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक या फिर आरएस की, उन सभी में राजस्थान हिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है। और इतिहास को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक सब्जेक्ट जो हमारे और आती है आर्ट एंड कल्चर। आप बिना राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़े आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए भी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इतिहास की, तो कभी भी इतिहास को पढ़ते समय हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं और इतिहास को पढ़ते समय हम इतिहास का 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास को प्राचीन काल, प्राचीन, मध्य, जिसको हम मध्यकाल या मिडाइवल बोलते हैं, और एक होता है हमारा आधुनिक काल। इतिहास को हम इन 3 भागों में विभाजित कर कर हम हमेशा इतिहास को पढ़ते हैं। अब इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है कि हम प्राचीन काल में किस चीज़ को रखते हैं, मध्यकाल में किस चीज़ को रखते हैं, आधुनिक काल में किस चीज़ को रखते हैं। तो इतना सा सीधा सा सिंपल याद करिए कि जब हिंदुओं का भारत में क्या हिंदू राजाओं का शासन था, उस काल को हम कौन-सा काल बोलते हैं? उस काल को हम प्राचीन काल बोलते हैं। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, विदेशी आक्रमणकारी यानी कि मुस्लिम, जब मुस्लिमों का शासन भारत में हुआ था, उस काल को हम क्या बोलते हैं? उस काल को हम मध्यकाल बोलते हैं। और जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, उस काल को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। तो राजस्थान हिस्ट्री में भी जब हम बात करते हैं, राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं, तो राजस्थान के इतिहास को भी हम इन 3 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। तो राजस्थान के इतिहास को भी हम इन 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल, इन 3 भागों में हम राजस्थान के इतिहास को विभाजित करेंगे। अब हम जब देखते हैं, जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि राजस्थान में प्राचीन काल बहुत कम स्रोत मिलते हैं। प्राचीन काल के हमें बहुत कम एविडेंस मिलता है। ले देकर हम 3 से 4 दिन में हम प्राचीन काल के इतिहास को हम पढ़ लेंगे हमारे क्लासों में। लेकिन हम जब बात करें मध्यकाल की, तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। इसको पढ़ने में हमें सर्वाधिक समय, जो राजस्थान इतिहास की हम क्लासें पढ़ेंगे तो सर्वाधिक समय हमें किसमें लगेगा? तो वह मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ने में हमें सर्वाधिक समय लगेगा। और आधुनिक काल में जो कि हम बोलते हैं कि भाई अंग्रेजों के समय का शासन था, तो हम जब आधुनिक काल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में हमें कम समय लगेगा। अब यह वर्गीकरण क्यों है? क्योंकि प्राचीन समय में जो राजा थे या जो भी जहाँ पर भी राज्य पनपे थे, वो राज्य हमेशा ऐसी जगहों पर विकसित हुआ करते थे जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा हो। क्योंकि राजस्थान एक पूरा रेगिस्तानी इलाका, यहाँ पे या तो रेगिस्तान है या पर्वत पठार मैदान है। इनके अलावा राजस्थान में पानी के ज्यादातर स्रोत आज दिन तक नहीं है, तो प्राचीन समय भी नहीं थे। इसलिए प्राचीन समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर कम लोग रहते थे। अब जहाँ पर कम लोग रहेंगे वहाँ की क्या कम हिस्ट्री रहेगी। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल आते आते लोग समझदार होते गए। लोग जब समझदार हुए थे तो उन्होंने पहाड़ी इलाकों पर भी बसना प्रारंभ किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय प्राचीन काल में जब पानी की समस्या से लोग जूझते थे, तो मध्यकाल में उस समस्या से कैसे निजात पाई? तो मध्यकाल में लोग जब धीरे-धीरे समझदार हुए, तो मध्यकाल में उन्होंने नदी, झील, बावड़ी, तालाब इनका निर्माण करवाया था। यानी कि उन्होंने अपनी पानी की समस्याओं को दूर कर लिया था। इसलिए मध्यकाल में हम देखेंगे कि राजस्थान में बहुत सी रियासतें, बहुत से राज्य पनपे, और इसलिए हम देखते हैं कि मध्यकाल की हिस्ट्री हमारी ज़्यादा है। अब बात करते हैं आधुनिक काल के सेटलमेंट की बात करते हैं, तो आधुनिक काल यानी अंग्रेजों का शासन। राजस्थान में कभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा था, तो वह अंग्रेजों का शासन भारत में रहा था, लेकिन राजस्थान में कभी भी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन भारत में नहीं रहा, तो राजस्थान में आखिर शासन किसने किया? तो राजस्थान में हमेशा से राजा महाराजाओं का शासन रहा है। अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं, जो राजस्थान के राजा महाराजा थे, उनके साथ में क्या की थी? उनके साथ में सहायक संध्या की थी। डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे कभी भी अंग्रेजों का रहा ही नहीं था राजस्थान में। जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था, तो उस समय 2 कैटेगरी थी भारत की। एक तो वो जिसको अंग्रेजों का डायरेक्ट वहाँ पे शासन था, उसको हम बोलते थे ब्रिटिश भारत, और दूसरा जहाँ पे हम राजाओं का शासन था, उसको हम बोलते थे रियासतकालीन भारत। तो राजस्थान कौन से में था?
राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए राजा महाराजाओं के बारे में हम राजस्थान में ज्यादा पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे अंग्रेजों का बहुत कम जगह पर नाम आएगा। और आधुनिक काल के जब हम सिलेबस देखते हैं जिसमें हमारे स्पेशली मेंशन होता है आधुनिक काल में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन या किसान आंदोलन, तो ज्यादातर अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, वो ज्यादातर किसके, वह राजाओं के खिलाफ ही वह आंदोलन वह जन आंदोलन खड़े हुए थे। तो यानी कि आधुनिक काल की भी हिस्ट्री बहुत कम है। और राजस्थान में सर्वाधिक एविडेंस, सर्वाधिक जो हिस्ट्री है वह किसकी है, तो वह हमें मध्यकाल की देखने को मिलती है। अब चूंकि राजस्थान की मध्यकाल हिस्ट्री पढ़ना भी है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं राजस्थान में जो इतिहास का सेगमेंट मानते हैं वो है कला एवं संस्कृति। जब हम कला एवं संस्कृति की बात करें तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ने की जरूरत है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री और जिसमें भी स्पेशली मिडाइवल यानी कि मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राजाओं के शासनकाल में कला संस्कृति में पढ़ते क्या है, किले, महल, बावड़िया, नदी, झील, तालाब, सारे व्यापारिक जो भी रीति रिवाज, जो भी हमारे मेले त्योहार, लोक देवता, लोक संत, लोक देव, वो सब किसके शासन काल में रहते थे, वो सब मध्यकाल में थे। नदी, झील, किले, महल किसने बनवाए, राजाओं ने बनवाए थे। संत जो भी हमारे हुए हैं, वो कुछ संत जैसे हम संत पीपा जी पढ़ते हैं या संत मल्लीनाथ जी पढ़ते हैं, वो राजा थे। तो उनका हम कहाँ पे पढ़ेंगे, उनका मध्यकाल में पढ़ेंगे। हम जब कला एवं संस्कृति में साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन था, सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक के नाम बताइए, ललित विग्रहराज उनकी पुस्तक का नाम था। तो ललित विग्रहराज और सोमदेव को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें विग्रहराज चतुर्थ पढ़ना पड़ेगा, जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, वह मध्यकाल में। इसलिए हमें साहित्यिक स्रोत पढ़ने के लिए भी हमें राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है। उसके अलावा जो संत देवी देवताओं, उनको आश्रय कौन देते थे, देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कौन करवाते थे, राजा महाराजा करवाते थे। इसलिए उस चीज को पढ़ने के लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कला संस्कृति को समझने के लिए भी राजस्थान की हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के जो 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, वो मैंने आपको बताए थे। और उसमें भी जो सबसे बड़ा भाग है वह मध्यकाल है। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत कौन से सेगमेंट से करते हैं इतिहास के, वह मध्यकाल से करते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्राचीन नहीं पढ़ोगे तो आपको मध्यकाल समझ में नहीं आएगा, या मध्यकाल नहीं पढ़ोगे तो आपको आधुनिक समझ में आएगा। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी सेगमेंट पढ़ लीजिए, बस मध्यकाल थोड़ा इतिहास उसका ज्यादा है, इसलिए हम हमारी क्लासों की शुरुआत मध्यकाल से कर रहे हैं। बल्कि इन तीनों का आपस में कोई रिलेट नहीं है, कोई इन तीनों का लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा है उस चीज को हम पहले पढ़ते हैं। तो हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। जब आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देखोगे, चाहे वह सीईटी हो, एलडीसी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, उसमें एक पॉइंट लिखा होता है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, और उसके साथ में एक पॉइंट एडिट होता है प्रमुख राजवंश एवं उनकी सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थिति, ये लिखा रहता है। मध्यकालीन इतिहास यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन था। मध्यकालीन इतिहास में राजस्थान में किसने शासन किया है, राजा महाराजाओं ने। और इसीलिए हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं, प्रमुख राजवंश के किस राजवंश ने कौन से शासन किए थे। तो जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं और जब मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रमुख राजवंश हमारे सामने आते हैं, तो हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में हमारे राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे। तो सबसे पहले हमारे जो राजवंश है, एक राजवंश है गोहिल। मैं यहाँ पे एक बार आपको सभी राजवंशों के नाम लिख देता हूँ, गोहिल और राठौड़, गोहिल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार और एक राजवंश हमारे प्रतिहार। ये प्रमुखता से ये 6 राजवंश है जिनकी हमें राजस्थान में काफी ज्यादा मात्रा में हमें राजस्थान हिस्ट्री में इन 6 राजवंशों को पढ़ना पड़ता है। और इन 6 राजवंशों के ज्यादातर एविडेंस मिलते हैं। इनमें आप जब शुरू के 3 राजवंश देखोगे, कौन से, गोहिल, राठौड़, कछवाहा, इन राजवंशों ने तो आजादी तक यानी कि 1947 तक शासन किया है। और जो बाकी के 3 राजवंश है समय के साथ ही खत्म होते थे। राजतंत्र का सीधा सा लॉजिक था कि कोई भी राजवंश है
उससे शक्तिशाली राजवंश आता, वह उसको परास्त करता, उसको हरा के पटक देता और दूसरा राज्य पनपता या दूसरा राजवंश पनपता था। लेकिन जो शुरुआत के जो 3 राजवंश हैं, वह आज़ादी तक यानी कि 1947 तक इनका शासन रहा है। अब जिसने जितने लंबे समय तक शासन किया है, उसकी हिस्ट्री हम थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं और जिसने कम समय तक शासन किया, उसकी हिस्ट्री हम थोड़ी कम पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे जब हमारी क्लास चालू होंगी, तो ये शुरुआत के जो 3 राजवंश हैं, इनको पढ़ने में हमें कम से कम 20 से 25 दिन, जैसे गुहिल को पढ़ने में हमें कम से कम 15 दिन लगेंगे, राठौड़ को उससे थोड़ा कम 8 दिन, कछवा उससे थोड़ा कम 6 दिन पढ़ेंगे, चौहान को हम 3 दिन में और परमार प्रतिहार को हम 1 दिन में खत्म कर लेंगे। क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा एविडेंस उसको पढ़ने में उसकी हिस्ट्री उससे ज़्यादा लंबी है। इन राजवंशों ने 1947 तक शासन किया, तो इनके बारे में जानकारी हमें 1947 तक मिलती है। 1947 तक भी कोई भी राजा अपने पूर्वजों के बारे में किताबें लिखवा रहा है, तो उसकी हिस्ट्री हमें और ज़्यादा मिलती है। इन राजवंशों का समय के साथ पतन हो जाता है, इसलिए इनकी हिस्ट्री हमें क्या थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो जिसका राजवंश का ज़्यादा शासन रहा है, उस राजवंश की हम हिस्ट्री क्या है थोड़ी हम ज़्यादा पढ़ेंगे और जो कम समय तक जिसका रूल या शासन रहा है, उसकी हिस्ट्री हम थोड़ी कम पढ़ेंगे। और इन राजवंशों को इनकी हिस्ट्री पढ़ने के अलावा भी जो सिलेबस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम और क्या पढ़ेंगे? इनकी राजनीतिक या फिर हम बोल सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। इनकी राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ पढ़ेंगे और जो उस समय इनके शासन में इनके राज्य में क्या सामाजिक स्थिति थी। हम सामाजिक या धार्मिक सामाजिक या धार्मिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके अलावा इनकी क्या टैक्स प्रणाली थी या क्या इनकी कर व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी कर लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ तौर से मेंशन किया हुआ है कि प्रमुख राजवंशों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति और उनकी कर व्यवस्थाएं। और हमारे राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश है वो कौन कौन से हैं? गोयल, राठौड़, कछवाहा, चौहान, परमार और प्रतिहार। तो चलिए एक-एक का पोस्टमार्टम करते हैं, एक-एक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। जब हम सबसे पहले राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुहिल राजवंश के बारे में, क्योंकि सर्वाधिक हिस्ट्री मिडाइवल में हमें गुहिल राजवंश की है और इसी को पढ़ने में हमें सर्वाधिक समय लगेगा। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, हमारे गुहिल राजवंश से। जब हम किसी भी राजवंश को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम जानकारी क्या जुटाते हैं कि उस राजवंश की स्थापना कब होती है, किसके द्वारा की जाती है और उस वंश के प्रमुख राजा कौन-कौन से थे। तो सर्वाधिक जो गुहिल राजवंश है, उसकी स्थापना की हम बात करें, तो उसकी स्थापना होती है गुहिल राजवंश की स्थापना होती है सन 566 ईस्वी में और इसकी स्थापना करता है गुहिल। सन 566 ईस्वी में गुहिल राजवंश की स्थापना होती है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि 566 ईस्वी में गुहिल राजवंश की स्थापना होती है और यह गुहिल के द्वारा की गई थी, इसके क्या प्रमाण है? तो हिस्ट्री हमेशा किसके आधार पर लिखी जाती है? हिस्ट्री हमेशा एविडेंस के आधार पर लिखी जाती है। कि कोई भी बात जो हिस्ट्री में बोली जा रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको 3 बातें बोली, क्या? गुहिल राजवंश, उसकी स्थापना कब होती है? 566 में। किसके द्वारा की जाती है? गुहिल के द्वारा की जाती है। तो इन तीनों बातों का एविडेंस होना बहुत जरूरी है कि एक तो गुहिल राजवंश का एविडेंस, दूसरा 566 का एविडेंस और तीसरा गुहिल का एविडेंस। तो ये एविडेंस आखिर हमें प्राप्त कैसे होता है? तो ये एविडेंस प्राप्त होता है या तो हमें किताबों से या फिर हमें अभिलेख से, कि उस समय की कोई या तो किताब होनी चाहिए या फिर कोई अभिलेख होना चाहिए जहां पर इस बात की हमें जानकारी मिले। तो इसी से रिलेटेड इस बात की जानकारी देने के लिए हमें उदयपुर के पास एक जगह पड़ती है सामोली। उदयपुर में एक जगह है सामोली, वहां से हमें क्या एक अभिलेख प्राप्त होता है, एक बाटे पर लिखा हुआ कुछ लेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो हमारे सिरोही है, सिरोही उसके पास में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़। बसंतगढ़ में कुछ व्यापारी वर्ग रहते थे, व्यापारी वर्ग जो कि वहां पे व्यापार करते थे। वहां पे बसंतगढ़ में उनका घाटा हो गया, तो अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए वो क्या उदयपुर की साइड आ जाते थे। हालांकि उस समय उदयपुर था नहीं, उस समय उदयपुर वाला इलाका किस नाम से जाना जाता था? भौराट के नाम से वह इलाका जाना जाता था। तो वह भौराट वाले इलाके में आए थे और कौन से स्थान पर आए थे? जावर में। जावर में आकर वह व्यापारी वहां पर एक अभिलेख लिखवाता है। वहां पर जो अपनी इष्ट देवी है जावर माता, उसके मंदिर निर्माण के समय में वह वहां पर अभिलेख लिखवाते हैं कि हम व्यापारी वर्ग
जो कहाँ से आए हैं, हम सिरोही के बसंतगढ़ से इस जावर में आए हैं। और जावर में आकर हम क्या कार्य करते हैं, जावर में आकर हम खनन का कार्य करते हैं। तो ये अभिलेख, सामूहिक अभिलेख, ये उदयपुर में कौन सी जगह पे, यह जावर में, व्यापारी वर्ग द्वारा। और एक बात ध्यान रखने की, यह अभिलेख कौन सी सदी का है, 646 ईस्वी का। कौन सी सन का है, 646 ईस्वी का। इसमें व्यापारी वर्ग लिखा था कि हम सिरोही के बसंतगढ़ से जावर में आए हैं। जावर में हम खनिज खनिज जो कौन से, सीसा और जस्ता खनन, जो खनन कब हो रहा है, 646 ईस्वी में। आज दिन तक वहां पे जावर में हमें खनन प्राप्त होता है। सीसा जस्ता बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसका एविडेंस प्राचीन समय में हमें देखने को मिलता है। कौन सा वो एविडेंस दे रहा है, सामूहिक अभिलेख। इसमें व्यापारी वर्ग और आगे लिखवाते हैं कि जिस समय हम यह अभिलेख लगवा रहे हैं, यह अभिलेख हम हमारी जावर माता मंदिर में यह अभिलेख लिखवा रहे हैं, और जिस समय हम अभिलेख लिखवा रहे हैं उस समय हमारे राजा का नाम है शिलादित्य। उस समय 646 में जब जावर में यह अभिलेख लग रहा था तो उस समय वहां के राजा कौन थे, शिलादित्य थे। यानी कि साफ बात, इस बात से क्या क्लियर होता है कि उस समय 646 में वहां पे शासन, जो मेवाड़ वाला इलाका है वहां पे शासन कौन कर रहा है, 646 में शिलादित्य नाम का कोई राजा है, वह वहां पे शासन कर रहा है। कौन से सन की बात हो रही है, 646 की। अब इस अभिलेख में और आगे क्या लिखे, आगे के पंक्ति में क्या लिखा जाता है कि जो शिलादित्य है उसके पिता का नाम है नाग। नाग जो है वह है महेंद्र का बेटा। महेंद्र जो है वह है भोज का बेटा, और भोज है वह है गुहिल का बेटा। यानी कि हमें सबसे पहले गुहिल के नाम की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, जो गुहिल, जिसने मेवाड़ में किसकी स्थापना की थी, गुहिल राजवंश की स्थापना की थी, उसकी सर्वाधिक प्रारंभिक जानकारी हमें कौन सा अभिलेख दे रहा है, वह हमें सामूहिक अभिलेख दे रहा है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है, जावर से। और जावर में भी कहां पे, यह जावर माता मंदिर, जावर माता मंदिर से यह अभिलेख प्राप्त होता है। यह हमें जानकारी किसकी देता है, एक तो हमें यह जानकारी देता है कि जावर में यह हमें खनन की जानकारी देता है उस समय। और क्या जानकारी देता है कि उस समय वहां के राजा कौन थे, उस समय वहां के राजा थे शिलादित्य। शिलादित्य किसके बेटे थे, नाग के। नाग किसका बेटा थे, महेंद्र का। महेंद्र किसका बेटा था, भोज का। भोज किसका बेटा था, गुहिल का। गुहिल से पहले वालों के, यानी कि गुहिल के पिताजी, गुहिल के दादा परदादा, इनके नाम नहीं थे। यानी कि सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, गुहिल हुआ। क्योंकि आज दिन तक हम नाम उसी का लेते हैं। आज कोई हमसे हमारे परिवार का इंट्रोडक्शन पूछता है तो कोई हमारे परिवार में कोई वरिष्ठ अधिकारी जैसे चाचा जी आईएएस लगे रहते हैं तो हम नाम भी उनका ही लेते हैं कि वो फलाने चाचा जी है हमारे आईएएस लगे हुए हैं। यानी कि जो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा हम नाम भी उसका लेंगे। इसका मतलब कि गुहिल से पहले के लोग प्रभावशाली नहीं थे, जो शक्तिशाली था वह कौन था, गुहिल। इसलिए हमें नाम किसके, गुहिल तक के मिलते हैं। और यह कौन से राजा का शिलालेख है, यह शिलादित्य नाम के राजा का, जिसका शासन कौन से वर्ष में कर रहा है, 646 ईस्वी में। इतिहासकारों ने इतिहास लिखते वक्त ये कहा था कि अगर शिलादित्य 646 में शासन कर रहा है, उससे पहले 4 राजाओं के नाम है, नाग, महेंद्र, भोज और गुहिल। अगर एक एक राजा का टाइम पीरियड कितना मानते हैं, 20 मानते हैं, तो हमें गुहिल का एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा। तो 646 में से हम 20 माइनस करते हैं तो नाग का टाइम पीरियड आता है 626। उसमें से 20 माइनस करते हैं तो महेंद्र का टाइम पीरियड आता है 606। उसमें से 20 माइनस करते हैं तो भोज का टाइम पीरियड आता है 586। और उसमें से 20 माइनस करते हैं तो गुहिल का टाइम पीरियड आता है 566 ईस्वी। एग्जैक्ट यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि गुहिल ने 566 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो इस आधार पर इतिहास में 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। इस बात की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख दे रहा है, वह अभिलेख हमें सामूहिक अभिलेख दे रहा है। और सामूहिक अभिलेख मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है, यह हमें जावर माता मंदिर से प्राप्त होता है, जो कि क्या जानकारी देता है, जावर में खनिज की जानकारी देता है। शिलादित्य नाम के राजा के समय का अभिलेख है, जो कि गुहिल की कौन सी पीढ़ी में है, यह गुहिल की 5वीं पीढ़ी में है। गुहिल की 5वीं पीढ़ी में शिलादित्य नाम के राजा हुए थे, उस समय का यह अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, सामूहिक अभिलेख, जो कि हमें गुहिल राजवंश की और गुहिल की हमें जानकारी देता है। इस हिसाब से इतिहासकारों ने क्या माना है कि गुहिल राजवंश की स्थापना 566 ईस्वी में किसने की थी, गुहिल ने की थी। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख दे रहा है, गुहिल राजवंश की जानकारी हमें प्रारंभिक तौर पर कौन सा अभिलेख दे रहा है, तो यह हमें सामूहिक अभिलेख हमें इसकी जानकारी दे रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब हम गुहिल की राजवंश की आखिर मेवाड़ में कौन कौन से, मेवाड़ के अलावा राजस्थान में कहाँ कहाँ पे इसका शासन था और इसकी कितनी शाखाएं थी। तो माना जाता है कि जो गुहिल राजवंश है उसकी कुल 24 शाखाएं थी।
गुहिल राजवंश है उसकी कुल कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं गुहिल राजवंश की मानी जाती हैं कि मेवाड़ के अलावा भी अन्य जगहों पर इस शाखा का शासन रहा है। जैसे कि हम बात करें कि मेवाड़ के अलावा जैसे कि बांसवाड़ा, हम बात करें कि राजस्थान के बाहर की भी बात करें तो जैसे कल्याणपुर, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, और अगर और तो और हम विदेशों की बात करें तो नेपाल तक में किसका शासन रहा है? गुहिलों का शासन रहा है। इस आधार पर गुहिलों की कितनी शाखा इतिहास में मानी गई है कि गुहिलों की 24 शाखाएं रही हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में राजस्थान में किन किन जगहों पर गुहिलों का शासन था। तो हम बात करते हैं राजस्थान में गुहिल रियासतें। हमारी अगली हेडिंग है कि राजस्थान में किन किन जगहों पर गुहिलों का शासन रहा है। तो सभी को पता है कि सबसे पहले जो इनकी सबसे प्रमुख रियासतें थी गुहिलों की, गुहिल राजवंश की जो सबसे प्रमुख रियासत थी राजस्थान में, सबसे पहले वो तो थी मेवाड़। मेवाड़ के अलावा भी और कौन कौन से स्थानों पर गुहिलों का शासन रहा है? तो मेवाड़ के अलावा इनका शासन रहा है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इसके अलावा इनका शासन रहा है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी कि पूरा हमारा वागड़ बेल्ट है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ मिलाकर कौन सा बेल्ट बनाता है? वागड़ बेल्ट। और पांचवा हमारे एक भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा। राजस्थान में प्रमुखतः यह है 5 रियासतें जो कि किससे रिलेटेड थी? गुहिल राजवंश से संबंधित थी कि यह 5 रियासतें गुहिल राजवंश के राजस्थान में प्रमुख तौर पर थी। और मेवाड़ में भी बात करें कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले उस समय शामिल थे। उस समय मेवाड़ में था एक उदयपुर, राजसमंद, और चित्तौड़। जब हम आगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये लोकेशन याद हो जाएंगे, हालांकि अभी लिखने की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन मेवाड़ में मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ ये जिले थे जो उस समय संयुक्त रूप से क्या कहलाते थे? मेवाड़ कहलाते थे। इनके अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी जगहों पर गुहिलों की रियासतें थी? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। शाहपुरा जो अभी हाल ही में जिला बना था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था। और शाहपुरा कौन सी जगह पर है? तो शाहपुरा ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। वर्तमान समय में शाहपुरा कहाँ पे है? यह भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा शाहपुरा आता है। तो ये राजस्थान में गुहिलों की रियासत थी। हालांकि हम इन एक एक रियासतों को पढ़ेंगे और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास है वह गुहिलों में कौन सी रियासत का है? वह मेवाड़ का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ की। तो हम पढ़ते हैं हमारी अगली हेडिंग जो है इतिहास में वह है मेवाड़ के गुहिल या मेवाड़ का गुहिल राजवंश। तो हमारे अगले हेडिंग है मेवाड़ के गुहिल राजवंश, मेवाड़ के गुहिल। जब हम मेवाड़ की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, तो मैंने भी आपको बताया था कि मेवाड़ में उस समय कौन कौन से जिले शामिल थे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और हम जब इतिहास के स्रोतों की बात करें तो मेवाड़ के भी हमें क्या ज्ञात होता है? कुछ प्राचीन नाम ज्ञात होता है कि मेवाड़ को उस समय एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में क्या कहा जाते थे? तो मेवाड़ के प्राचीन नाम हमें 3 मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें एक मेवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है मेदपाट। जब हम बात करें मेवाड़ के प्राचीन नामों की, तो हमें सबसे पहले जो नाम प्राप्त होता है वह होता है मेदपाट। दूसरा हमें नाम प्राप्त होता है प्रागवाट। और एक हमें नाम प्राप्त होता है सिवी जनपद। यह 3 नाम हमें मेवाड़ के प्राचीन समय के, यह कि मेवाड़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां पे किसी समय एक सिवी जनजाति का शासन था मेवाड़ वाले इलाके में। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है वह सिंध के इलाके से किस पर अटैक करता है? पंजाब पे। और पंजाब में वहां उस समय कौन सी जनजाति रहती थी? सिवी जनजाति रहती थी। तो सिकंदर के आक्रमण के समय में सिकंदर से बचने के लिए वह कौन से राजस्थान के हिस्से में, राजस्थान की तरफ आती है। राजस्थान में भी मेवाड़ वाले इलाके की तरफ सिवी जनजाति आती है, वहां पर आकर वह बस जाते हैं मेवाड़ वाले इलाके में। और जहां पर मेवाड़ में आकर सिवी जो अपना राज्य बनाती है, यहाँ पे जनपद का मतलब है राज्य, सिवियों का राज्य रहने के कारण मेवाड़ वाले इलाके को क्या कहा गया है? सिवी जनपद कहा गया है। दूसरा कि ऐसी संभावना लगाई जाती है कि सिवियों के अलावा भी एक जनजाति रही होगी जो या तो वो मेद रही होगी या मेर रही होगी या मेव रही होगी। एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी जनजाति थी, लेकिन एक मेद जनजाति के कारण भी इस मेवाड़ वाले क्षेत्र का प्राचीन समय में क्या नाम था? उसका मेदबाट पड़ा था। और चूंकि जब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया से
कि जो मेवाड़ वाला पूरा इलाका है ये पूरी तरह से पठारी इलाका है। यहाँ पे पर्वत पठार है, इसलिए पठारी इलाका होने के कारण भी इसको किस नाम से जाना गया है? प्रागवाट के नाम से जाना गया है। और इस बात की हमें और कौन सी हमें साहित्यिक स्रोत इस बात की जानकारी देते हैं कि मेवाड़ को प्राचीन नाम किससे? मेदपाट, प्रागवट या फिर शिवी जनपद आदि ऐसे नामों से जाना जाता था। जब हम बात करते हैं कि राजस्थान के पास में मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। जबलपुर में भी एक स्थान है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट से एक रानी का अभिलेख हमें प्राप्त होता है। हालांकि वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अभिलेख मध्य प्रदेश का हमारे काम का नहीं है, लेकिन वह अभिलेख हमें जानकारी किसकी देता है? वह अभिलेख हमें थोड़ी बहुत मेवाड़ की जानकारी देता है। भेड़ाघाट में रानी एक अभिलेख लिखवाती है कि मैं फला राजा की रानी हूँ, मैं इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा रही हूँ और मैं प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। किसकी राजकुमारी हूँ मैं? प्रागवाट की राजकुमारी हूँ। और मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे दादाजी का ये नाम है, मेरे परदादा जी का, यानी कि 3 पीढ़ियों के नाम, रानी के पिता, दादा और परदादा, 3 पीढ़ियों के नाम उस अभिलेख में अंकित करवाए हुए हैं। और वह अपने आप को कहाँ की राजकुमारी बता रही है? वह प्रागवाट की। और जो 3 नाम है, जो 3 राजाओं के नाम उसने लिखवाए हैं, वह तीनों के तीनों अपने मेवाड़ के राजा हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय में मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ को प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। और हमारे मेवाड़ की कोई राजकुमारी थी, उसकी शादी हमने कहाँ पे की थी? उसकी शादी हमने मध्य प्रदेश में की थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट के राजा के साथ में उसकी शादी की थी। तो इस एविडेंस के आधार पर भी हम नाम डिसाइड कर सकते हैं कि मेवाड़ को प्राचीन समय में क्या कहते थे? मेवाड़ को प्रागवाट कहते थे। तो मेवाड़ के अगर आपसे एग्जाम में कोई भी 3 नाम पूछ ले या तीनों ही नाम दे दे एग्जाम में कि मेवाड़ के प्राचीन नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है मेदबाट, प्रागबाट और शिवी जनपद। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी राजवंश को पढ़ते हैं तो राजवंशों में बहुत से राजा हुए हैं। अब हम राजाओं की वंशावली पढ़ने के लिए तो बैठे नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उन राजाओं को पढ़ते हैं कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हो। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम में कौन सा राजा है, ये हम कैसे पता लगेगा? तो उस राजा के हम सिर्फ उन्हीं राजा को पढ़ेंगे कि जिस राजा के किसी भी कार्य से उस समय की वर्तमान या बाद में भविष्य की कोई भी परिस्थितियों में चेंज आता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, उन सभी चीजों से, उसके क्रियाकलापों से, उसकी एक्टिविटी से किसी भी प्रकार का हिस्ट्री में कोई चेंज आता है, सिर्फ हम उन्हीं राजाओं को पढ़ते हैं। वरना एक-एक वंश में 3-3, 4-4 सौ राजा हुए हैं, अगर हम सभी को पढ़ने बैठे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर कर ही नहीं पाएंगे, तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट राजा को पढ़ेंगे। वैसे जब हम मेवाड़ के गुहिलों के बारे में, मेवाड़ के जब राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो हमें प्रमुख तौर पे हमें जो सबसे पहले राजा का नाम आता है, वह हमें मिलता है बप्पा रावल का। कौन सा राजा है? बप्पा रावल। तो मेवाड़ में सबसे पहले हम किस राजा के बारे में पढ़ेंगे? वह बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि जो इसका वास्तविक नाम था, बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि जो इसका वास्तविक नाम था, वह क्या था? कालभोज। और यह बचपन में ऋषियों के सानिध्य में रहे हैं। कहाँ पे रहे हैं? ये नागदा रहे हैं। और जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था हारित ऋषि, कि यह हारित ऋषि के शिष्य थे। और हारित ऋषि कहाँ पे रहते थे? हारित ऋषि नागदा में रहते थे। ऐसी कहानियां हैं कि बप्पा रावल, जिनके गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि। हारित ऋषि बप्पा रावल की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था, बप्पा रावल की सेवा से बहुत प्रसन्न था। और बप्पा रावल क्या था? हारित ऋषि की गाय चराता, उनके आश्रम के कार्य करता, अपने गुरु की सेवा करता, इसलिए हारित ऋषि अपने गुरु से प्रसन्न थे। जब हारित ऋषि जब मरने वाले थे, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, तो उन्होंने बप्पा रावल को अपने पास में बुलाया था। बप्पा रावल उनके पास में गए, उन्होंने हारित ऋषि से कहा था कि गुरुदेव, आप तो जानने वाले हैं, कुछ मेरा भी व्यवस्था कीजिए कि मैं कुछ कर सकूं जिंदगी में। इसलिए हारित ऋषि ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तो बाद में चलकर क्या चित्तौड़ का राजा बनेगा। हालांकि उस समय बप्पा रावल ने इसको मजाक समझा था कि क्योंकि उस समय चित्तौड़ का राजा था मान मौर्य। बप्पा रावल ने कहा था कि गुरुदेव, चित्तौड़ पे मान मौर्य बैठा है, इतना शक्तिशाली राजा, उसको हराकर मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन हारित ऋषि ने कहा कि मेरी बातों पे भरोसा रखो, जल्दी तुम चित्तौड़ के राजा बनोगे। इतना कहकर हारित ऋषि मर जाते हैं। उसके बाद में बप्पा रावल कहाँ पे रहने लग जाते हैं? बप्पा रावल नागदा में रहने लग जाते हैं। यह वह समय था जब भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारी हमला कर रहे थे। लगातार हमारे अरब से आक्रमण हो रहे थे। और उस समय भारत में 712 ईस्वी में एक अरब कमांडर जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम,
वो लगातार भारत पे क्या कर रहा था, लगातार भारत पे आक्रमण कर रहा था। और उस समय की स्थिति में चित्तौड़ पे किसका शासन था? उस समय चित्तौड़ में बैठा था मान मौर्य, जो कि मान मौर्य कौन था? बप्पा रावल का मामा लगता था। चित्तौड़ में उस समय किसका शासन था? मान मौर्य का, जो कि बप्पा रावल का मामा था। और बप्पा रावल कहाँ पे बैठा है? बप्पा रावल यहाँ पे उस समय नागदा में रहे। जब अरब आक्रमणकारी लगातार भारत पे हमला कर रहे थे, वह सिंध के रास्ते से आते, सिंध के जस्ट नीचे हमारा राजस्थान, और राजस्थान में भी सबसे जो महत्वपूर्ण किला कौन सा था? वह था हमारा चित्तौड़। तो जाहिर सी बात है कि अरब आक्रमणकारी कहाँ पे अटैक कर रहे हैं? वह चित्तौड़ पे अटैक कर रहे हैं। चित्तौड़ में उस समय कौन बैठा है? उस समय मान मौर्य बैठा है। अब मान मौर्य के जो सामंत थे, उनको लगता था कि जो मान मौर्य है वह चित्तौड़ की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, मतलब बेलखना है। बेलखना राजा मानते थे मान मौर्य को, उसके सामंत, कि यह चित्तौड़ की रक्षा नहीं करेगा और किसी दिन अरब आक्रमणकारी आएंगे और वह चित्तौड़ पर अधिकार करके मान मौर्य को हटाकर यहाँ पे सभी पे अरब आक्रमणकारियों को अधिकार हो जाएगा। इसलिए मान मौर्य का जो सामंत है वह किसके पास जाता है? वह नागदा जाते हैं, बप्पा रावल के पास में। क्योंकि उस समय बप्पा रावल, जो कि अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, बप्पा रावल कहाँ पे बैठ के शासन कर रहा है? वह नागदा में बैठ के शासन कर रहा है। और बहुत से ऐतिहासिक स्रोत ऐसे बोलते हैं कि जब चित्तौड़ पे मान मौर्य का शासन था और मान मौर्य का भांजा कौन था? बप्पा रावल। तो नागदा में बप्पा रावल को मान मौर्य ने क्या बना रखा था? अपना सामंत बना रखा था। तो मान मौर्य को तो बाकी के मंत्री, सांसद, मंत्री या फिर जो भी सामंत है, वो बप्पा रावल के पास जाते हैं और बप्पा रावल से बोलते हैं कि अरब आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे हैं, चित्तौड़ पे किसी भी समय में अरब आक्रमणकारियों का अधिकार हो सकता है। आपके मामा तो बेलखने हैं, उनसे चित्तौड़ की रक्षा होगी नहीं, इसलिए आप आइए, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप मान मौर्य को हटाइए और खुद क्या है, चित्तौड़ के राजा बन जाइए। बप्पा रावल ने उनसे एक बार कन्फर्म किया कि आप बिल्कुल मेरे साथ हो ना, क्योंकि मैं मान मौर्य के खिलाफ अगर युद्ध छेड़ता हूँ और आप पीछे हटते हो, तो मान मौर्य तो मतलब कि इतना शक्तिशाली राजा है कि मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। तो चित्तौड़ के जो मान मौर्य के जो सामंत थे, वह बप्पा रावल को अपने भरोसे में लेते हैं और बप्पा रावल उन सामंतों के साथ में, कब? 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर कहाँ पे अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। जो कि मान मौर्य कौन था? बप्पा रावल का मामा था। तो ध्यान रखना है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है मान मौर्य को हराकर। किसके कहने पर? मान मौर्य के सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और उन सामंतों से कहता है कि बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है, चित्तौड़ की रक्षा मैं करूंगा, लेकिन मैं रहूंगा तो नागदा, मैं चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाऊंगा। इसलिए बप्पा रावल चित्तौड़ पे भले अधिकार कर लेते हैं, लेकिन वह रहते कहाँ पे? नागदा में है। और इसलिए नागदा में रहते हैं, इसलिए वह नागदा में क्या करते हैं? नागदा में वह एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जब बप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बनते हैं, उसके बाद में वह नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाते हैं। क्योंकि मेवाड़ के जो राजा थे वह किसके भक्त थे? वह एकलिंग जी। एकलिंग जी का मतलब भगवान शिव, भगवान शिव की यह पूजा करते थे। और भगवान शिव के किस रूप की? एकलिंग की यह पूजा करते थे। इसलिए बप्पा रावल क्या है, नागदा में किसका निर्माण करवाता है? ये एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाता है। खुद को क्या घोषित करता है एकलिंग जी का? दीवान। दीवान जिसको हम बोल सकते हैं कि पीएम, कि जो मेवाड़ के राजा हैं वह तो कौन है? वह तो एकलिंग जी है, हम तो उनके दीवान हैं। जो राजा महाराजा थे वह खुद को अपना राजा खुद को नहीं बोलते थे, वह अपने आराध्य देव को वहां उस जगह का राजा बोलते थे। जैसे हम जयपुर के राजाओं की बात करें तो वह गोविंद देव जी को जयपुर का राजा बोलते हैं। और जब उनसे पूछे कि जब गोविंद देव जी जयपुर के राजा है तो आप क्या हो, तो बोलते हैं हम तो गोविंद देव जी के दीवान हैं। गोविंद देव जी ने हमें आदेश दिया कि हम उनके स्थान पर जयपुर पे शासन करें। वैसे ही जो मेवाड़ वाले राजा थे वह खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी, यानी भगवान शिव का वह दीवान मानते थे। और वास्तविक राजा किसको मानते थे? वे एकलिंग जी को। तो बप्पा रावल ने नागदा में किसका निर्माण करवाया था? तो एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने नागदा में करवाया था। उसके अलावा इसने चित्तौड़ में, यह भी ध्यान रखना है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि बाद में जब आक्रमणकारी आए थे तो उन्होंने उस सूर्य मंदिर को तोड़ दिया था। और उस सूर्य मंदिर को जब वो टूटा, सूर्य मंदिर जब टूटा, तो किसी बाद में किसी राजा ने उस मंदिर में किसकी, एक माता जी की मूर्ति रखवा दी थी। इसलिए उस मंदिर को बाद में किसके नाम से जाना जाता था? कालिका माता मंदिर। वर्तमान समय में उस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? कालिका माता मंदिर। जिसका निर्माण किसने करवाया था? वह एक वास्तविक सूर्य मंदिर था।
जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, लेकिन बाद में आक्रमणकारियों द्वारा उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है। मंदिर को तोड़ने का मतलब है मूर्ति तोड़ना, ना कि पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना। मूर्ति को, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति को अगर खंडित कर देते हैं तो उसके बाद में उनको क्या कहते हैं कि मंदिर को टूटा हुआ माना जाता है। तो जो सूर्य मंदिर बनवाया था, भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ दिया गया था आक्रमणकारियों द्वारा। बाद में किसी अन्य राजा द्वारा वहां पे माता जी की मूर्ति रख दी गई थी, इसलिए उस मंदिर को बाद में किस नाम से जाना गया? कालिका माता मंदिर के नाम से जाना गया था। उसके बाद में जब बप्पा रावल राजा बनता है, बप्पा रावल को राजा क्यों बनाया जाता है? ताकि वह अरब आक्रमणकारियों से रक्षा करे। बप्पा रावल जब राजा बनता है तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए जो आसपास के जितने भी राजा महाराजा उनके साथ गठबंधन करता है और किस पर हमला करता है? वह अरब आक्रमणकारियों पर हमला करता है। उस समय अरब आक्रमणकारियों का जो प्रमुख केंद्र था वह था गजनी। तो अरब आक्रमणकारियों का जो प्रमुख केंद्र या प्रमुख राजधानी थी वह थी गजनी, जो अफगानिस्तान में। और उस समय जो वहां का राजा था, तो गजनी का उस समय जो राजा था वह था सलीम। तो बप्पा रावल गजनी का राजा सलीम को हराने के लिए कहां तक चला जाता है? गजनी तक चला जाता है। और वहां पे गजनी का राजा जो कि कौन है? सलीम, गजनी के राजा को हराता है और गजनी के राजा को हराकर अपने भांजे को वहां का राजा बनाता है। अपने भांजे को राजा बनाया। गजनी का राजा सलीम को हराकर अपने भांजे को राजा हराया था। किसके लिए? चित्तौड़ की रक्षा के लिए। तो बप्पा रावल पहला वह राजा था जो कि राजस्थान से बाहर जाकर यानी कि देश में जाकर भी युद्ध लड़ता है, गजनी के राजा को हराता है और इसको अपना राजा बनाता है। अपने भांजे को वह गजनी का राजा बनाता है और आसपास के जितने भी राज्य थे उन सभी के साथ में गठबंधन करके बप्पा रावल इस पे हमला करता है, वह गजनी पे हमला करता है। तो मुस्लिम सेना को हराते हुए यह किधर चला जाता है? गजनी तक चला जाता है। उसी समय जब भारत में ये काम बप्पा रावल कर रहा है, उसी समय अरब आक्रमणकारियों के हमले एक तरफ तो भारत पे हो रहे थे, दूसरी तरफ अरब जो लोग थे वो दूसरा हमला कहाँ पे कर रहे थे? वह फ्रांस की तरफ भी कर रहे थे। तो जो काम बप्पा रावल भारत में कर रहा है, क्या काम कर रहा है? अरब सेना को हरा रहा है। वही काम फ्रांस में एक सेनापति और है, उसका नाम है चार्ल्स मार्टेल, वह भी अरब सेना को हरा रहा है। इसलिए हमारे एक इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार, उनका नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य है। अरब सेना को हराने के कारण सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को है ना चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है, जो कि क्या था? एक फ्रांसीसी कमांडर था। बप्पा रावल को किसकी उपाधि दी है? चार्ल्स मार्टेल, जो कि फ्रांसीसी कमांडर था। जो बप्पा रावल अरब सेना को भारत में हरा रहा था, वही काम फ्रांस में कौन कर रहा था? एक फ्रांसीसी कमांडर जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल, वह भी फ्रांस में किसको हरा रहा था? अरब सेना को हरा रहा था। इसलिए सीवी वैद्य ने भारत का चार्ल्स मार्टेल किसे कहा गया है, या चार्ल्स मार्टेल से किसकी तुलना की है? तो बप्पा रावल की। तो भारत का चार्ल्स मार्टेल किसने कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टेल बप्पा रावल को किसने कहा है? तो ये भी ध्यान रखना है कि सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को भारत का चार्ल्स मार्टेल कहा है। जो कि चार्ल्स मार्टेल कौन था? फ्रांसीसी सेनापति था, जो कि फ्रांस में किसको हरा रहा था? वह अरब सेना को वह हरा रहा था। गजनी पे हमला करने के बाद में बप्पा रावल जब आता है, उसके अलावा वह क्या करता है? नागदा में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाता है, चित्तौड़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है। इसके अलावा वह अपनी सांस्कृतिक में मतलब थोड़ी और एक्टिविटी करता है कि वह मेवाड़ में किसके सिक्के चलाता है? वह सोने के, धातु के, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के चलाता है। और उस समय सोने के सिक्के का जो वजन था वह कितना था? ग्रेन में उस समय अंक मापा जाता था वजन। तो 115 ग्रेन उस समय सोने के सिक्के का वजन था। जो कि कौन चलाता है मेवाड़ में? वह बप्पा रावल उन सोने के सिक्कों को चलाता है, जिसका वजन कितना माना गया है? 115 ग्रेन, यानी कि गेहूं के दानों के बराबर उसका वजन माना जाता है। तो 115 गेहूं के दानों यानी कि 115 ग्रेन के बराबर बप्पा रावल जो सिक्के चलाता है उनका वजन माना जाता है। और इसको चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा किसने दी है? इतिहासकार सीवी वैद्य ने इसको संज्ञा दी है। इसके अलावा हमें इतिहास में बप्पा रावल की कुछ उपाधियां पढ़ने को मिलती है कि बप्पा रावल को क्या क्या उपाधियां दी थी। तो बप्पा रावल को उपाधियां दी थी, तो सबसे पहले जो उपाधि आती है वो होती है हिंदू सूरज, क्योंकि यह हिंदू राजा थे और इनका प्रताप एक सूरज की तरह चमक रहा था, इसलिए इनको एक उपाधि मिलती है हिंदू सूरज। दूसरा इनको मिलती है राजगुरु, कि ये राजाओं के भी गुरु थे, इसलिए इनको उपाधि क्या मिलती है? राजगुरु। और तीसरी इनको उपाधि मिलती है चकवे।
चकवे का मतलब, हालांकि चकवे से बहुत से इतिहासकारों ने माना है कि चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती, क्योंकि कोई भी राजा अगर अपने आसपास के राज्यों को जीत रहा है, दूर दूर तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है, क्योंकि बप्पा रावल ने अपनी सीमाओं का विस्तार कहां तक किया था, गजनी तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। इसलिए बप्पा रावल उस समय का एक चक्रवर्ती राजा था, इस कारण उसको क्या उपाधि मिली गई थी, चकवे उपाधि मिली गई थी। और एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जब बप्पा रावल राजा सलीम, गजनी का राजा सलीम को हराने के लिए जब ये गजनी तक चला जाता है, तो पाकिस्तान में एक जगह ये अपनी सेना का कैंप लगाता है। पाकिस्तान में एक जगह सेना का कैंप लगाता है, और वो इलाका पाकिस्तान का जो वर्तमान का पंजाब, उस जगह वह कैंप लगाता है। कैंप, तो कोई भी पूछता था कि ये कैंप यानी कि गांव किसका है, तो सब बोलते थे कि ये रावल का पिंड है। पंजाबी भाषा में गांव को क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं। और उस समय वहां पर किसका डेरा था, रावल यानी बप्पा रावल का था। तो सब लोग बोलते थे कि यह रावल का पिंड है, रावल का पिंड है, रावल का पिंड है। ऐसे करते करते उस जगह का नाम क्या पड़ जाता है, रावलपिंडी। तो वर्तमान में जो रावलपिंडी शहर है पाकिस्तान का, वह किसके नाम पे पड़ा है, वह बप्पा रावल के नाम पे पड़ा है, कि वहां पे बप्पा रावल की क्या थी, सेना का विश्राम कैंप था। सेना का वहां पे कैंप लगा था जब वह गजनी पे आक्रमण करने जा रहे थे। तो इसलिए तो लोगों ने कहा कि ये किसका पिंड है, ये रावल का पिंड है। तो यह रावल का पिंड करते करते किस नाम से पड़ गया था, रावलपिंडी। तो ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण भी किसके नाम पे हुआ है, तो है बप्पा रावल के नाम पे हुआ है। और बप्पा रावल के बारे में और, इसने सोने के सिक्के जो 115 ग्रेन है, इसकी उपाधियां हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे इसकी उपाधि थी। तो हमें जो मेवाड़ में जो पहला राजा जो मिलता है, जो सबसे शक्तिशाली राजा है, वह हमें देखने को मिलता है, तो वह हमें बप्पा रावल मिलता है। उसके अलावा हम बात करें बप्पा रावल के बाद में, तो और कोई राजा हमें देखने को मिलता है, तो एक राजा का नाम आता है, उसका नाम है अल्लट। तो दूसरा राजा है जो मेवाड़ में हमें देखने को मिलता है, जो दूसरा शक्तिशाली राजा है अल्लट। अल्लट के बारे में जानकारी के स्रोत जो होते हैं, वह दो जगह से हमें जानकारी अल्लट के बारे में मिलती है। इसके रिलेटेड हमें दो अभिलेख मिलते हैं। जो पहला अभिलेख रहता है उसको हम बोलते हैं सारणेश्वर, सारणेश्वर प्रशस्ति। अभिलेख का मतलब होता है कि कोई भी पत्थर पे लिखा हुआ कोई भी लेख, जिसको हम अभिलेख बोलते हैं। प्रशस्ति यानी कि राजा की प्रशंसा में, प्रशस्ति का सीधा मतलब प्रशंसा, राजा की प्रशंसा, प्रशंसा में कोई भी चीज लिखी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। एक सारणेश्वर प्रशस्ति, इसका समय क्या था, 953 ईस्वी की यह सारणेश्वर प्रशस्ति मानी जाती है, जो कि किसकी जानकारी देते हैं, हमें अल्लट की। और दूसरा अभिलेख हमें इसका मिलता है, वह शक्ति कुमार, एक मेवाड़ के राजा हुए हैं शक्ति कुमार, उनका एक अभिलेख मिलता है। कौन सी जगह से मिलता है, वह आठपुर से मिलता है। आठपुर जो कि आहड़ का प्राचीन नाम है। तो शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, जो कि हमें किसकी जानकारी है, दोनों अभिलेख हमें किसकी जानकारी देते हैं, ये हमें अल्लट की जानकारी देते हैं। और ये आठपुर अभिलेख कब का है, 977 ईस्वी का यह आठपुर अभिलेख है। यह अल्लट के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं, कि अल्लट के बारे में जो इसका वास्तविक नाम है वो क्या था, आलो रावल। बचपन में इसको क्या बोलते थे, आलू। और रावल जो कि इनका टाइटल था, क्योंकि मेवाड़ के राजा कौन सा टाइटल लगाते थे, वह रावल टाइटल लगाते थे। जैसे आलू रावल, बप्पा रावल, रावल जयत्र सिंह, रावल रतन सिंह, तो ये इनका एक टाइटल था कि इनकी उपाधि थी रावल। मेवाड़ के राजा रावल लगाते थे, तो इसलिए इसको वास्तविक नाम क्या था इसका, आलू रावल था। बाद में इसका नाम क्या हो गया था, अल्लट हो गया था। हमने भी देखा कि अल्लट की जानकारी हमें दो चीजें दे रही है, कौन कौन से, पहला तो हमें सारणेश्वर प्रशस्ति अल्लट की जानकारी देती है, दूसरा शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। तो जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, जो कि हमें कौन से सन में प्राप्त होती है, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, वह हमें अल्लट के बारे में क्या क्या जानकारी देती है। तो हमें सबसे पहले जानकारी देती है कि तो अल्लट की जो राजधानी थी वह क्या थी, आहड़। अल्लट की जो राजधानी थी वह कौन सी थी, आहड़ थी। कि अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, आहड़ को बनाया था। और यह अल्लट की कैसी थी, यह अल्लट की प्रशासनिक दूसरी राजधानी थी। अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, आहड़ को बनाया था। होता क्या था कि जहां पे ज्यादा पैसे मिलते थे राजा को, उस स्थान पर अपनी राजधानी ले जाता था। जैसे हम वर्तमान की बात करें कि भारत की राजधानी होने को तो दिल्ली है, लेकिन हम बात करें कि भारत की इकोनॉमिक राजधानी कौन सी है, आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आज भी मुंबई को मानी जाती है। क्योंकि मुंबई में उद्योग जगत है, उद्योग धंधे हैं, बॉलीवुड है, इसलिए पैसा मुंबई में ज्यादा है। इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, वह मुंबई को कहा जाता है। उसी प्रकार
जो दूसरी आर्थिक राजधानी आहड़ बनी थी अल्लट के समय में, तो अपनी दूसरी आर्थिक राजधानी अल्लट ने किसको बनाया था? वह आहड़ को बनाया था, क्योंकि आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, पैसे टके ज्यादा थे, इसलिए उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। अब जब दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़ ने, तो उसने आहड़ में क्या करवाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा अपनी कोई भी राजधानी बनाता है तो वहां पे क्या करवाता है? स्थापत्य कला। तो इसने आहड़ में किसका निर्माण कराया था? बरहा मंदिर का। आहड़ में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। बरहा जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार माने जाते हैं, उनमें एक अवतार था बरहा अवतार। भगवान विष्णु का ये मंदिर था, जो भगवान विष्णु का जो एक अवतार था, 10 अवतार में भी हम किसको गिनते हैं? बरहा अवतार को भी गिनते हैं। तो आहड़ में क्या अल्लट कौन सा मंदिर बनवाता है? तो वह बरहा मंदिर का वह निर्माण करवाता है। अब चूंकि अल्लट ने किसको अपने दूसरी राजधानी बनाया था? आहड़ को। अब राजधानी में कोई भी राजा राजधानी बनाता है तो वहां पे क्या करेगा? वहां पे वह नौकरशाही बताएगा, अधिकारी बिठाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है सारण्य से प्रशस्ति में जानकारी? तो यहाँ पे अल्लट की नौकरशाही, नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी हमें देती है कि उस समय आहड़ में कैसी व्यवस्था थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था थी कि जैसे आज हम देखते हैं सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं करी जाती हैं कि जिले पे एसडीएम, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी ऐसे बैठाए जाते थे। ये काम अल्लट भी कर रहा है। कब कर रहा है? 953 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति दे रही है? सारणेश्वर प्रशस्ति। तो आहड़ से हमें उस समय मेवाड़ की कौन सी व्यवस्था की? नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। और बकायदा इस प्रशस्ति में तो जो उनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके नाम थे कि जो प्रशासनिक पोस्ट थी, एक तो पोस्ट वहां पे थी अमात्य की। अमात्य यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पीएम। उस समय पीएम था कि जो भी राजधानी को संभालने के लिए अधिकारी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, तो एक पोस्ट तो हमें कहाँ कौन सी देखने को मिलती है? वह अमात्य की पोस्ट देखने को मिलती है। दूसरी पोस्ट हमें देखने को मिलती है संधि विग्रह। संधि विग्रह यानी कि युद्ध व शांति का प्रतीक। संधि विग्रह का क्या काम था? राजा थे, राजा के राज में क्या होती थी? लड़ाई होती थी, या तो किसी देश के साथ में युद्ध होगा या किसी देश के साथ में मित्रता होगी। तो संधि व शांति का अधिकारी था, उसको हम उस समय क्या बोलते थे? संधि विग्रह। तीसरा जो राजा के पैसे टके का हिसाब रखे यानी कोषाध्यक्ष था, उसको हम क्या बोलते थे? अक्षपटलिक। जो लेखा जोखा या पैसे का हिसाब रखे उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे अक्षपटलिक। जो राजा का वैद्य रहेगा, तो राजा को दवाई देगा, उसको हम क्या बोलते थे? विषगादिराज। उसको हम क्या बोलते थे? उस पोस्ट को विषगादिराज। और एक हमें प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी मिलती है, वो बंदीपति। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि जब राजा एंट्री करता है तो जो सैनिक राजा की प्रशंसा करता है या राजा आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ऐसी घोषणा उद्घोषणा करता है, उसको उस समय क्या बोला जाता था? बंदीपति। तो प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति दे रही है? वह हमें सारणेश्वर प्रशस्ति दे रही है, जो कि किससे संबंधित है? वह अल्लट से संबंधित है। या और किस किस की जानकारी देती है कि अल्लट ने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को बनाया था। या आहड़ में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़ में अल्लट की नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति दे रही है? वह हमें सारणेश्वर प्रशस्ति दे रही है। और उसके अलावा जो इसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, कौन कौन से? अमात्य, जिसको उस समय क्या बोलते थे? पीएम। संधि विग्रह, जो कि युद्ध व शांति का जो अधिकारी था उसकी जानकारी देती थी। अक्षपटली उस समय का जो वित्त मंत्री था, यानी कि वित्त से संबंधित जो भी समस्या देखता था, वो उसके अधिकारी क्या बोलते थे? अक्षपटलिक। विषादिराज को हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर, जो उस समय के डॉक्टर थे उसको क्या बोलते थे? विषादिराज, जो कि दवाई देने वाला हो। बंदीपति, जो कि राजा की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, उसको उस समय क्या बोला जाता था? बंदीपति। तो यह अल्लट के प्रशासनिक अधिकारियों की भी जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति दे रही है? सारणेश्वर प्रशस्ति। उसके अलावा भी हमें दूसरी जो प्रशस्ति मिलती है अल्लट के बारे में, जो हमें दूसरी प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, वह कौन सी प्रशस्ति है? वह दूसरी हमें देखने को मिलती है, वह शक्ति कुमार का, शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। अल्लट के बारे में जानकारी देने के लिए हमें दो स्रोत प्राप्त होते हैं। पहला तो सारणेश्वर प्रशस्ति, जिसके बारे में हम अभी देखा, और दूसरा स्रोत क्या है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख, जो कि कब है? 977 ईस्वी का वह अभिलेख माना जाता है। यह अल्लट के बारे में दो जानकारी देता है। सबसे पहले किसकी जानकारी देता है? कि जो अल्लट की जो माँ है, उसका नाम इसमें लिखा हुआ है। अल्लट की माँ का नाम था महालक्ष्मी राष्ट्रकूट।
अल्लट की जो माँ का नाम था वह क्या था? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट राजवंश जो कि हमारे दक्षिण भारत का एक राजवंश है, उसकी राजकुमारी जिसका विवाह कहाँ पे होता है? हमारे मेवाड़ में होता है। किसके? अल्लट के पिताजी के साथ। तो अल्लट की माता का क्या नाम दे रखा है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट, जो कि कर्नाटक का राजवंश है, उसका विवाह हो रहा है। यानी कि उस समय हम मेवाड़ से बाहर जाकर हम दूसरे देश में हम शादी कर रहे हैं, तो इस बात की भी हमें प्रमाण मिलता है। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख दे रहा है? तो इसकी जानकारी हमें शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख दे रहा है, जिसमें अल्लट की माँ का नाम क्या बताया गया है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। और दूसरा क्या है कि इसके बारे में आठपुर अभिलेख में जो अल्लट की रानी है उसका भी नाम दे रखा है, कि रानी का नाम दे रखा है हरिया देवी। तो अल्लट की दूसरी रानी का नाम है वो कौन दे रखा है? हरिया देवी, जो कि क्या है? एक हूण राजकुमारी है। आप एक बात पर गौर करना कि जो हूण है एक विदेशी जनजाति है, जो कि बाद में भारत आकर बस जाती है। विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो कहाँ पर आकर बसती है? भारत में आकर बसती है। उस विदेशी राजकुमारी की शादी कहाँ पे हो रही है? हमारे मेवाड़ के राजा के साथ में। कौन से जनजाति की? हूण वंश की वह राजकुमारी, जिसकी शादी हमारे मेवाड़ के राजा से हो रही है। और जो अल्लट की माँ का नाम है वह क्या है? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। यानी कि दोनों बाप बेटों ने बाहर जाकर शादी की है, दूसरे देश में जाकर शादी की है। कि अल्लट के जो पिताजी थे वो कहाँ पे शादी करके आए हैं? वह राष्ट्रकूट में, यानी कि कर्नाटक में शादी करके आए हैं। उस समय क्योंकि मेवाड़ अलग देश था, कर्नाटक अलग देश था, इसलिए अलग अलग देश ही माने जाएंगे। और जो अल्लट है उसकी शादी हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुई है। जो ये हूण है, हूण जनजाति है, ये क्या होती है? शिव भक्त होती है। इनको शिव भक्त माना जाता है। और भारत में ऐसे बहुत सी ऐसे धर्म, आज भी ऐसे बहुत से धर्म के लोग हैं जो होने को मूलतः तो विदेशी हैं, लेकिन अब भारत में आकर ऐसे रच बस गए हैं, भारत की संस्कृति में ऐसे रच बस गए कि भारतीयों ने उनको सह स्वीकार किया। उसी में एक हूण भी थे, जो कि होने को तो विदेशी हैं, लेकिन वो बाद में भारत में आकर बस गए थे। भारत में आकर बसने का मतलब क्या है? कि यहाँ के राजाओं से, यहाँ के लोगों से उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए थे। उसी क्रम में अल्लट भी किससे शादी करता है? हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करता है। और जो हरिया देवी है वह और जानकारी देती है कि हरिया देवी ने यहाँ पे क्या बसाया था? एक गांव बसाया था जिसका नाम था हर्षपुर गांव। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हूण है वो क्या होते हैं? शिव भक्त होते हैं। और हर्ष, हर्ष भगवान शिव का ही एक विलोम पर्यायवाची शब्द है। हर्ष जो कि भगवान शिव का एक पर्यायवाची शब्द है, इसलिए कि वह कौन सा गांव बसा रही है? हर्षपुर गांव, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। कौन है हरिया देवी? अल्लट की रानी है। कौन? हूण राजकुमारी है। और जो आप ये नारा सुनते हो हर हर महादेव का, यह भी नारा किससे रिलेट करता है? ये हूणों का ही नारा है। वरना हमारे हिंदू धर्म में हम किसको जोड़ते हैं? हिंदू धर्म से सिर्फ हम दो चीजों को रिलेट करते हैं, या तो चंद्रमा से या सूरज से। आप कभी गौर कीजिएगा कि हमारे तो नारे भी उसी तरह से हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा। क्योंकि हम हमारे हिंदू धर्म में हम किसको जोड़ते हैं? हम चंद्र या सूर्य, हम दोनों चीजों से रिलेट करते हैं, इसलिए हमारे नारे भी वैसे ही हैं। ये हर हर महादेव का नारा किसका था? ये हूणों का नारा था। तो आज भी हमें देखने को सुनता है, क्योंकि हमने हूण जब भारत में आकर बसे उनकी संस्कृति को हमने अपनाया, इसलिए इस नारे का यूज हम भी करने लग गए। हर हर महादेव का नारा हम आज भी लगाते हैं। और ये वास्तविक नारा किसका था? ये हूणों का था। जबकि हमारे हिंदू धर्म में हम किसको मानते हैं? चंद्र या सूर्य को। इसलिए हम नारे क्या लगाते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा फलान जी का नाम रहेगा, ऐसे नारे लगाते हैं। और बाकायदा तो हम आज भी हमारा कोई फेस्टिवल हो, त्योहार हो, उसको भी हम किसके आधार पर करते हैं? कि कोई भी हमारे घर में महिलाएं व्रत रखती हैं हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक प्रक्रिया उसके तहत व्रत रखते हैं, लेकिन वे व्रत भी कब खोलती हैं? जब चंद्रमा दिखाई दे, उससे पहले वो व्रत नहीं खोलते। हम पानी भी देते हैं, हम दिन की शुरुआत भी कब मानते हैं हिंदू धर्म में? कि जब सूर्य देव के दर्शन हो तब हम दिन की शुरुआत मानते हैं। दिन का अंत कब मानते हैं? जब सूर्य देव ढल जाए, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई शाम हो गई, संध्या हो गई या रात हो गई। यानी कि हिंदू धर्म किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? वह सूर्य और चंद्रमा के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसी हिसाब से हूण क्या थे? शिव भक्त थे। और हरिया देवी क्या थी? एक हूण राजकुमारी थी, जिसकी शादी कहाँ पे होती है? मेवाड़ के राजा अल्लट से उसकी शादी होती है। और इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख हमें इसकी जानकारी देता है। तो अल्लट के बारे में हमने दो जानकारी पढ़ी थी कि अल्लट की जानकारी के लिए सारणेश्वर प्रशस्ति, शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख हमें अल्लट के बारे में जानकारी देता है। अल्लट सारणेश्वर प्रशस्ति हमें किस बात की जानकारी देती है? कि अल्लट ने राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और वहां पे किसका निर्माण करवाता है? वराह मंदिर का, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। वहां पर यह नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत करता है। और इसके जो प्रशासनिक अधिकारी है
उनकी जानकारी ये हमें देता है। और इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था आलूराल। और दूसरा शक्ति कुमार का जो आठपुर अभिलेख है वह हमें किसकी जानकारी देता है? तो वह अल्लट की जो माँ है जो क्या थी? महालक्ष्मी राष्ट्रकूट। और जो इसकी रानी थी उसका नाम क्या था? हरिया देवी, जो कि क्या थी? एक पूर्ण राजकुमारी थी। वह हमें इसकी जानकारी ये देता है। तो आज हमने मेवाड़ की क्लास करी। मेवाड़ के हमने दो राजा देखे, बप्पा राल, रालू रावल यानी कि अल्लट। और हम कल पढ़ेंगे कल की क्लास में जो मेवाड़ के बाकी के राजा थे उनके क्या क्या कार्य थे, वह सब हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आगे की क्लासें आपको रेगुलरली कल से मिला करेंगे।